दोस्तों नमस्कार। तो सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में हम सॉल्व करेंगे भारतीय इतिहास के अत्यंत ही महत्वपूर्ण खंड आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 13। सबसे पहले दोस्तों इसमें हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? तो इसमें आप जानते हैं, ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट यानी केरल के बंदरगाह पर पहुंचा था। यह एक पुर्तगाली यात्री था और इसने भारत यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप की खोज की थी और कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो याद रखिएगा, वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? तो सही उत्तर है अकबर। दोस्तों इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर सन 1600 को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और इसे शाही चार्टर के द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया था। इसका आरंभिक उद्देश्य भूभाग पर अधिकार करना नहीं बल्कि व्यापार करना था और कंपनी के गठन के समय मुगल बादशाह भारत का अकबर था, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बार बार पूछा भी गया है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, अल्मीडा या नीनो डी कुंटा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसका समय काल 1509 से 1515 ईस्वी था, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान को से 1510 में गोवा को छीन लिया। इस विजय के बाद भारत में पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व और पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई थी, जबकि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, जबकि फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए वास्को डी गामा, वास्को डी गामा कहां का यात्री था? आप जान सकते हैं कि वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। कोलंबस, दोस्तों कोलंबस जो था ये स्पेन का रहने वाला था। कैप्टन जेम्स कुक, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैप्टन जेम्स कुक जो था ये ब्रिटेन का रहने वाला था और तस्मान हॉलैंड का रहने वाला था। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी 2 1 4 3 आपका सही हो जाएगा। अगर हम विस्तृत व्याख्या में जाएं तो कैप्टन जेम्स कुक जो कि ब्रिटेन का रहने वाला था, इसने ऑस्ट्रेलिया और तस्मान यानी जो है न्यूजीलैंड की खोज की थी। कैप्टन जेम्स कुक ने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था और ये समुद्री मार्ग की खोज करते हुए भारत पहुंचा था। कोलंबस स्पेन का निवासी था और इसने अमेरिका में स्पेनिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूतमंडल का प्रमुख कौन था, जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था? ऑप्शन है थॉमस पिट, विलियम हैमिल्टन, एडवर्ड स्टीफन या जॉन सरमन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जॉन सरमन। दोस्तों जॉन सरमन के नेतृत्व में 1715 में कलकत्ता से दिल्ली में मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में एक दूतमंडल भेजा गया था और इस दूतमंडल में एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन नामक चिकित्सक और ख्वाजा सेहूद नामक अर्मीनियाई द्विभाषियाई शामिल था। और चिकित्सक हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई, जिससे प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में बादशाह ने एक शाही फरमान जारी किया था। तो याद रखिएगा, मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूतमंडल का प्रमुख जॉन सरमन था, जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? ऑप्शन है केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूभाग नहीं व्यापार। दोस्तों, भूभाग नहीं व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था और अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1613 में जहांगीर के शासनकाल में सूरत में स्थापित किया था। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1633 में ओडिशा के बालासोर यानी बालेश्वर नामक स्थान पर स्थापित किया और दक्षिण भारत में पहला कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर अस्थायी तौर पर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर। दोस्तों, 1608 में विलियम हॉकिंस ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आए थे और वे मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे। हॉकिंस से प्रसन्न होकर जहांगीर ने 400 का मनसब और जागीर प्रदान किया और ऐसा पद प्राप्त करने वाला विलियम हॉकिंस प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन है रिशलू, मजारे, कोलबर्ट या फ्रैंको मार्टिन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलबर्ट। दोस्तों, जेम्स बैप्टिस्ट कोलबर्ट इसका पूरा नाम था। इसको भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है और सन 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुईस 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया था और फ्रैंको कैरो के प्रयास से सूरत में 1668 में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण कौन सा था? तो सही उत्तर है प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक चला और इसको सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध होने का तात्कालिक कारण कुछ फ्रांसीसी जहाजों का एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्नेट के द्वारा अधिग्रहण कर लेना था और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी पर सेंट टोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया और यह युद्ध एक्स ला सापेल की संधि 1748 के द्वारा समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन है बंदेल, पीपली, हुगली या श्रीरामपुरा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीपली। दोस्तों, सन 1627 में डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी पीपली में स्थापित हुई और इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों से व्यापार करना था। सन 1653 में चेंसुरा बंगाल में डचों द्वारा अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई और जिसके पश्चात बंगाल में डचों के व्यापार में विस्तार हुआ और यहाँ पर डचों द्वारा निर्मित जो दुर्ग था इसको गुस्तावुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, डच जो कि हॉलैंड के निवासी थे, इन्होंने बंगाल में पीपली नामक स्थान पर पहला कारखाना स्थापित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? मसाले, चाय, सूती वस्त्र या नील। तो सही उत्तर है चाय। दोस्तों, 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को चाय का निर्यात नहीं किया जाता था। मसाले, सूती वस्त्र और नील 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। नील की खेती अंग्रेजों द्वारा आरंभ की गई और ये प्रथम व्यापारिक कार्य था अंग्रेजों का भारत में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ था? ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बांडीवास का युद्ध या श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वांडीवास का युद्ध। दोस्तों, 22 जनवरी 1760 को बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया और इससे फ्रांसीसियों का भारत में प्रभाव समाप्त हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर्नल आयरकोट और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था और 17 फरवरी 1763 को पेरिस की संधि के साथ सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया। इसके परिणाम स्वरूप लाली को आत्मसमर्पण करना पड़ा और इस प्रकार भारत में तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हुआ था। अब आइए देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को।
देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, आपको बताना है। ऑप्शन ए है सरफराज खां, बी है मुर्शीद कुली खां, सी है अलीवर्दी खां और डी है सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुर्शीद कुली खां। दोस्तों, बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक मुर्शीद कुली खां थे। इसने अपने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया और मुर्शीद कुली खां को सबसे पहले 1717 में फर्रुखसियर द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था, जिसने बाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर का तृतीय युद्ध या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना का प्रारंभ माना जाता है और ये युद्ध बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना में हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और उनका बंगाल पर अधिकार हो गया। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापक वाणिज्यिक अधिकार प्राप्त हुए, जिनसे अर्जित किए गए लाभों से उनकी सैन्य और राजनीतिक शक्ति में लगातार वृद्धि हुई और भविष्य में बंगाल से बाहर राजनीतिक प्रभुत्व के विस्तार की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। तो दोस्तों, प्लासी के युद्ध द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? ऑप्शन है अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव को। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव, जिसका शासनकाल 1757 से 1760 और 1765 से 1767 रहा, इसको प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। इसने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में समाप्त किया था। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक यानी हेवन बॉर्न जनरल कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आप जानते हैं बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। मीर जाफर बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो, मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी के विरुद्ध लड़ रही थी, जिससे अंग्रेजों की विजय हुई थी और बक्सर युद्ध के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको बताना है। इसमें देखिए, वांडीवास का युद्ध आपका सही सुमेलित है, क्योंकि ये युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध था। दोस्तों देखिए, चिलियावाला का युद्ध ये अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुआ था, न कि डलहौजी का मराठों के विरुद्ध। तो याद रखिएगा, चिलियावाला का युद्ध अंग्रेजों और सिखों के युद्ध बीच हुआ था। खुर्जा का युद्ध निजाम और मराठों के बीच हुआ था, न कि निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और बक्सर का युद्ध दोस्तों, ये 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम और कैप्टन अंग्रेज हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था। तो ये भी गलत है। सही सुमेलित केवल ऑप्शन सी है। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? ऑप्शन है बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता या दिल्ली। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कलकत्ता। सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था और सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा और उसके प्रबंधन का कार्य अपने एक अधिकारी माणिक चंद को सौंप दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लैक होल की घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वो अंग्रेज कौन था? ऑप्शन है विलियम हैमिल्टन, जॉन सरमेन, हालवेल या स्टीफेंसन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, हालवेल। दोस्तों, ब्लैक होल की घटना का विवरण हालवेल नामक अंग्रेज सैन्य अधिकारी से प्राप्त होता है और ये घटना 20 जून 1756 को कलकत्ता में हुई थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 18 फीट लंबे और 14 फीट तथा 10 इंच चौड़े कमरे में 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में 146 अंग्रेज कैदियों को बंद कर दिया था, जिनमें से अगली सुबह केवल 23 लोग ही जीवित बचे थे। इसे काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुर्शीद कुली खां ने ढाका से अपनी राजधानी कहां पर स्थानांतरित की?
तो सही उत्तर है मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। पहले इसका नाम मकसूदाबाद था। राजधानी के समय मुर्शिद कुली खान ने इसका नाम मुर्शिदाबाद रखा था और मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने उसे नासिर जंग की उपाधि से विभूषित किया था। मुर्शिद कुली खान को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है पटना, ढाका, मुंगेर या पूर्णिया। तो सही उत्तर ऑप्शन सी मुंगेर। दोस्तों, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। उसने वहां पर गोला बारूद निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया और अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया। 1760 से 1763 तक मीर कासिम बंगाल का नवाब था और 1763 में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय। दोस्तों, शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को की संरक्षणता स्वीकार करनी पड़ी और उसे इलाहाबाद में रखा गया था। कंपनी के द्वारा अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर ले लिया गया। उसे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया और 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदान कर दी। इसके बाद कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी पद्धति या द्वैध पद्धति के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था, सही है। पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था, सही नहीं है। और प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था, यह भी सही नहीं है। तो इसमें से केवल एक सही है, ऑप्शन ए कि बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। दोस्तों, द्वैध शासन के अंतर्गत निजामत यानी सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस प्रशासन, आंतरिक प्रशासन, फौजदारी, न्याय और अन्य समस्त प्रशासन के अधिकार नवाब को दिए गए, जबकि दीवानी यानी राजस्व वसूली और दीवानी न्याय के अधिकार कंपनी के पास थे। कंपनी ने दीवान कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल में मोहम्मद रजा खां और बिहार में शिताब राय को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न और इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सर्वप्रथम किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? ऑप्शन है गारो, खासी, कुकी या टिप्परा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी खासी। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने सिलहट यानी बंगाल से जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने के उद्देश्य से सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया, किंतु इस क्षेत्र में निवास करने वाली खासी जनजाति के द्वारा तीरथ सिंह के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। इस प्रकार अंग्रेज सर्वप्रथम खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। तो दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।